नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आपका भी सपना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब प्राप्त करना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है, कुछ भी आपको डाउट लगता है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और इम्प्रूव करके बना सकें। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर दीजिए और ऑटोमेटिक ही नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप इसमें सब्सक्राइब हो जाइए। अगर कोई भी पीडीएफ हम अपलोड करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि इस क्लास में हम लोग जो है क्षेत्रीय परिषद, जिसको जोनल काउंसिल कहा जाता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है और इसमें जानेंगे किस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ और गठन क्यों हुआ, इसका रीज़न भी हमको जानना है कि गठन क्यों हुआ, वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है, इसका गठन कब हुआ, इस सब के बारे में जो है पूरी तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट कहते हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है। इसी के साथ हम जो है आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद, जिसको जोनल काउंसिल कहा जाता है, ये जब राज्य पुनर्गठन जब आपको हम पिछले क्लास में हम बताए हैं, जब राज्य का पुनर्गठन हो रहा था तो फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर संविधान में जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अब देखिए कि उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश उस समय बनाया गया था। ये 1956 की बात है। तो हुआ क्या था कि 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन भारत सरकार को ये डर सताने लगा कि भारत को जो है किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, यानी जो भी राज्य है आपस में लड़ ना जाए, कुछ ऐसा झगड़ा ना हो जाए। या तो आप बार बार देखते होंगे कि कृष्णा नदी का जल विवाद हो गया, या दो राज्यों के बीच जो है ट्रांसपोर्ट के लेके कोई मुद्दा आ गया, तो 2 से अधिक राज्य या 2 राज्यों में कोई आपस में झगड़ा नहीं हो, इसको सुलझाने के लिए, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे केंद्रशासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, भारतीय मुख्य भूमि से देखिए कितना दूर है, उसके बाद देखेंगे तो लक्षद्वीप कितना दूर है, और उसके बाद देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स है, वो उधर का जो एरिया है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, उस पर हमेशा चीन की नज़र रहती है। तो सरकार को ये कहीं न कहीं लगता था कि कुछ एरिया जो हमारा जो है मुख्य भूमि से दूर है। अगर इमेजिन करिए कि अंडमान निकोबार अगर किसी दूसरे देश से हाथ मिला ले, अंडमान निकोबार में जो भी सरकार वहाँ पर रहती है, या तो उपराज्यपाल का कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उपराज्यपाल भी अगर वहाँ है, किसी देश के साथ अगर संपर्क स्थापित कर लेता है, तो हो सकता है कि अंडमान निकोबार हमारे देश से चला जाए। इसके लिए क्या किया गया कि जोनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, ताकि जो है पूरे जितने भी राज्य हैं सबको कंट्रोल किया जाए और एक दूसरे का जो भी विवाद आएगा उसको सुलझाया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि जोनल काउंसिल जो है या क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन क्यों किया गया था, इसका मेन रीज़न क्या था गठन करने के पीछे। तो गठन करने के पीछे बहुत सारा रीज़न था। तो इसमें से मेन रीज़न हम डिस्कस किए कि एक तो ये था कि डर सता रहा था भारत सरकार को कि हो सकता है कि इतनी मेहनत से जो है पूरे राज्य को इकट्ठा करके और एक अखंड भारत का निर्माण किया गया, हो सकता है कि कोई राज्य जो है हमसे टूट ना जाए या किसी दूसरे देश के साथ हाथ मिला ले। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार जो है ये जनरल काउंसिल की जो है एक परिषद बनाई, जिसमें जो है गृह मंत्री के द्वारा जो है समय समय पर जो है बैठक बुलाई जाती है और उसमें जो है 2 राज्यों के बीच के जो भी विवाद होगा उसको सुलझाया जाता है, या जो भी स्टेट जिस काउंसिल के अंतर्गत आते हैं उसकी समस्या को हल किया जाता है। तब हम बात करते हैं जोनल काउंसिल की स्थापना 1956 में की गई थी। उस समय जोनल काउंसिल की संख्या 5 बताई गई थी। ठीक है। 5 भागों में पूरे भारत के राज्यों को बांट दिया गया था। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, 1971 में एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में होता है, लेकिन प्रारंभ में
जब 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उसी समय जो है 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है, तो सभी लोग जानते हैं क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है, लेकिन अगर देखेंगे सही से अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय परिषद की संख्या अभी वर्तमान में 6 है, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका ये होता है कि जिस समय क्षेत्रीय परिषद बना था उस समय कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, तो उस समय का जब हम आंसर देते हैं तो उस समय की आंसर के अकॉर्डिंग जो है तो वो 5 हो जाएगा। आपको भी 5 याद रखना है। लेकिन अगर डीप में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में जो है कुल क्षेत्रीय परिषद की संख्या 6 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय परिषद जो है किस प्रकार का संगठन है। तो देखिए भारत में जो है 3 प्रकार के संगठन होती है, या कह सकते हैं कि मूल रूप से 2 ही होती है। एक को असंवैधानिक बोलते हैं। देखिए ये 3 वर्ड हम यहाँ पर लिखे हैं, आपको तीनों वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहला है सांविधिक निकाय। जो क्षेत्रीय परिषद है आपका एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्या मतलब होता है कि वैसा संगठन जिसको जो है सरकार के द्वारा जो है संसद भवन में एक प्रस्ताव के द्वारा पारित करके और गठन किया गया है, उस संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं, सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद भी एक ऐसा संगठन था जिसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा संसद में प्रस्ताव रखकर और इसको पारित करके और इस संगठन का जो है गठन किया गया था। एक होता है संवैधानिक। संवैधानिक क्या होता है, तो संवैधानिक मतलब जो संविधान के प्रारंभ में जिस संगठन की चर्चा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हम बात करते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक संगठन है, यूपीएससी एक संगठन है। तो इसकी चर्चा संविधान में है, जिसकी चर्चा संविधान में होती है उस चीज़ को हम लोग संवैधानिक बोलते हैं या उस संगठन को संवैधानिक कहते हैं। और एक वर्ड होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब वैसा कार्य या वैसा संगठन जिसको संविधान मान्यता नहीं देता है। जैसे कि आप जो है ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ठीक है, तो ड्रग्स का व्यापार करते हैं तो संविधान इसको इलीगल मानता है, असंवैधानिक मानता है। इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, ठीक है। तो असंवैधानिक समझ में आ गया, संवैधानिक समझ में आ गया, और सांविधिक निकाय। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है क्षेत्रीय परिषद जो है किस प्रकार का निकाय है, तो आप बताइएगा सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग सब देखेंगे कि कितना क्षेत्रीय परिषद है और उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, सबके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्षेत्रीय परिषद की संख्या अभी वर्तमान में 6 है। तो 6 का जो है सबका मुख्यालय आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि किस जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको पता होगा कि 4 दिशाएं होती है। जैसे ये मैप भारत का ये नक्शा है, तो नक्शा को हम लोग नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए नक्शा में कभी भी देखिएगा तो नॉर्थ जो होता है वो ऊपर वाला एरिया होता है, और साउथ हो जाता है नीचे वाला, और राइट साइड देखिएगा तो वो हो जाता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड हो जाता है वेस्ट, ठीक है। अब देखिए कि 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। नॉर्थ यानी उत्तरी, साउथ मतलब दक्षिणी, ईस्ट मतलब पूर्वी, और वेस्ट मतलब पश्चिमी, ठीक है। उत्तरी, तो देखिए उत्तर में आपको दिल्ली मिलेगा, यहाँ पर दिल्ली मिल गया। तो दिल्ली क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, यानी उत्तरी क्षेत्रीय जो परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया। अब हम बात करते हैं दक्षिणी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई। तो चेन्नई आपको यहाँ पर नीचे में दिखेगा चेन्नई, ठीक है। तो ये हो गया चेन्नई। तो 2 क्षेत्रीय परिषद आपको याद हो गया होगा। उत्तर में है दिल्ली, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली हो गया। नीचे में है चेन्नई, तो दक्षिण में, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो गया चेन्नई। अब हम बात करते हैं पूर्व में। देखिए पूर्व साइड में यहाँ पर कोलकाता मिलेगा आपको, कोलकाता। तो कोलकाता हो गया पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। अब पश्चिम साइड में आपको मुंबई दिखेगा, यहाँ पर अरब सागर के पास, देखिए समुद्र के किनारे मुंबई। तो आपको 4 क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है उसको समझ में आ गया, याद भी हो गया। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, ठीक है। अब एक क्षेत्रीय परिषद आपको याद करना पड़ेगा, केंद्रीय, जो सेंट्रल है, ठीक है। सेंट्रल यानी केंद्रीय, जिसका नाम जो है इलाहाबाद, मुख्यालय इलाहाबाद, या इसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद बोलिए या प्रयागराज बोलिए, दोनों जो है सेम ही नाम है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन बाद में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद। इसमें शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आसपास में दिखेगा, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको इलाहाबाद या प्रयागराज देखने को मिलेगा। तो आपको 5 क्षेत्रीय परिषद का जो है ये पता चल गया कि 5 क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। एक लास्ट में जो 1971 में बना था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय शिलोंग है। आप जानते हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो शिलोंग आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए
ये है शिलोंग, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो 6 क्षेत्रीय परिषद आप लोग देख लिए। अब एक एक करके हम सभी क्षेत्रीय परिषद देखेंगे और इसमें जो कौन कौन से राज्य को शामिल किया गया, किस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया, और क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉर्थ यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। नॉर्थ जो है काउंसिल हम लोग देखते हैं कि जो जोनल काउंसिल होता है नॉर्थ, उसका मुख्यालय अभी हम तुरंत देखे हैं थोड़ी देर पहले कि दिल्ली, ऊपर में दिल्ली है, तो ये दिल्ली हो गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। अब इसमें किस किस राज्य को रखा गया है, तो देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपको लद्दाख दिखेगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिख जाएगा, उसके बाद पंजाब, ठीक है, हरियाणा, और यहीं पर जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ हो गया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और ये राजस्थान। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। अगर इन राज्यों में, जो राज्य को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इन राज्यों में कोई विवाद होता है, किसी कारणवश कोई झगड़ा होता है, तो इसका निपटारा जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के द्वारा की जाएगी, और इसका जो है अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, वो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में किन किन राज्यों को शामिल किया जाता है। तो ऊपर से स्टार्ट करिएगा, एकदम लेफ्ट साइड जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर पकड़ के आइएगा और यहाँ तक आइएगा राजस्थान तक, तो आपको मिल जाएगा कौन कौन जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का पार्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई है। अभी हम बात किए थोड़ी देर पहले कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई है। अब दक्षिणी क्षेत्रीय जो परिषद है उसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था, तो ये तेलंगाना हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर तमिलनाडु, यहाँ पर नीचे में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। उसके बाद केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी, तो ये हो गया केरल आपका, और ये हो गया कर्नाटक। यानी ये जो क्षेत्र है आपको कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का पार्ट हो गया। तो ये सब देख लीजिए ऊपर से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट आ गए आपको देख लिए। अब इन क्षेत्रों में जो भी स्टेट आ रहा है और इनमें कोई भी विवाद होगा, तो ये निपटारा जो है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के द्वारा किया जाएगा। ये नहीं कि मतलब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का विवाद जो है नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद सॉल्व करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी झगड़ा को ही शांत करने के लिए ये बनाया गया, ताकि आपसी जो है मतभेद नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। आप देखते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य को शामिल किया गया। तो देखिए सबसे पहले बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। 2002 में सिक्किम को उठाकर, कहाँ से उठाकर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से उठाकर पूर्वोत्तर, जो 1971 में बना था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय शिलोंग है, उसमें इसको शामिल कर दिया 2002 में, ठीक है। याद रखिएगा 2002 में, आगे उसे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2002 में सिक्किम को उसमें शामिल कर दिया। अब हम बात करते हैं उड़ीसा। तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अब देखिए सिक्किम जब 1956 में जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बना था, उस समय जो है सिक्किम किसका पार्ट था, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का पार्ट था। लेकिन अभी हम 2023 में पढ़ रहे हैं, वैसे ये 2002 में ही चला गया था, लेकिन अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो सिक्किम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का ये पार्ट है। तो वर्तमान में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य आते हैं, तो 4 राज्य आते हैं। कौन, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। बेसिकली कह सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि 1912 से पहले न बिहार एक राज्य था, न झारखंड एक राज्य था, न ही उड़ीसा एक राज्य था, ठीक है। टोटल मिलाकर यानी सभी को मिलाकर एक ही प्रेसिडेंसी हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो बाद में जो 1912 में बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से 2000 में झारखंड अलग हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बंगाल का जो भी क्षेत्र था वो शामिल अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य को हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए मुंबई का जो क्षेत्र है उसमें
गुजरात को शामिल किया गया, महाराष्ट्र को, गोवा को, दादरा नगर हवेली, दमन एवं द्वीप। देखिए ये दमन द्वीप और दादरा एवं नगर हवेली ये 2020 से 26 जनवरी 2020 से पहले जो था ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जो है 2020 में जो है दोनों को मिलाकर अभी वर्तमान में देखेंगे तो दोनों जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, एक ही यूटी है और इसका मुख्यालय कहाँ है तो दमन, ठीक है, इसका मुख्यालय हो गया दमन हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये किसमें शामिल है तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। कौन कौन, यहाँ देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर छोटू सा गोवा और ये दादरा नगर हवेली, यहाँ पर आपको मिलेगा ये सब, एक यहाँ मिलेगा द्वीप, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है तो इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया तो उत्तराखंड, देखिए उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था उत्तराखंड, 2000 में ये अलग हुआ, और एमपी का ही पार्ट था छत्तीसगढ़। तो ये दोनों जो भाई दिख रहा है आपको 2 2 4 दोनों भाई जो है ये केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। ये 4 जो है स्टेट आपको याद रखना है कि कभी कभी पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल किया गया छत्तीसगढ़ को। थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र जो है आपको आंध्र प्रदेश भी मिलेगा। तो ये नहीं कि मतलब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में इसको शामिल कर दीजिए भूल से, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में इसको शामिल किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसकी मुख्यालय कहाँ है शिलोंग। इसका जो है गठन आपको बता दिए थे 1971 में जो है इसका गठन किया गया था। और 2002 में देखिए यहाँ 2002 में सिक्किम को यहाँ से उठाकर, सॉरी कहाँ से उठाकर तो पूर्वी क्षेत्र से उठाकर और इसको पूर्वोत्तर में डाल दिया गया 2002 में। और इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है तो जितना ये 7 बहिना दिख रहा है आपको, ये 7 सिस्टर्स सभी इसमें आता है और एक एक्स्ट्रा सिक्किम, ठीक है, 7 + 1 यानी 8 स्टेट को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। तो अभी तक आपको देखें कि किस प्रकार से 6 क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट था और क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ कहाँ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लिए। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद में जो है विभिन्न सदस्यों को शामिल किया जाता है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद जो प्रारंभ में 1956 में बना था उसका हम लोग पहले सदस्य देखेंगे, और जो 1971 में एक बना था उसका हम अलग से देखेंगे तो उसमें कौन कौन सदस्य आते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हम अलग अलग करके दोनों को देखने वाले हैं। तो देखिए कि 5 जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें से हम सिर्फ एक का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी का सेम है। जो 5 क्षेत्रीय परिषद है उनमें सभी का सेम है, हम सिर्फ एक का देखेंगे और सबको हम क्या करेंगे जनरलाइज कर देंगे। तो किसी एक का हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे हैं, पूर्वी जो बिहार वाला क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा तो केंद्रीय गृह मंत्री। अभी कौन है तो मोटा भाई, जिसको हम लोग अमित शाह भी कहते हैं, ठीक है। तो मोटा भाई इसका मतलब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मोटा भाई का मतलब गुजरात में होता है बड़ा भाई, ठीक है। तो मोटा भाई, तो ये मोटा भाई जो है अभी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, सॉरी जो 5 क्षेत्रीय परिषद है यानी केंद्रीय गृह मंत्री है, 5 क्षेत्रीय परिषद के ये क्या है अध्यक्ष हैं, सबका अध्यक्ष हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर अगर एक क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो उसका भी अध्यक्ष है। अब हम बात करते हैं कि जो विभिन्न राज्य आएगा, जैसे हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो अभी हम बताएं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 4 गो राज्य है। कितना राज्य है 4, कौन कौन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये 4 स्टेट है। चारों स्टेट के सीएम जो मुख्यमंत्री होंगे ये इसका सदस्य होंगे। किसका सदस्य होंगे तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होंगे, ये समझ में आ गया। उसके बाद सभी चारों राज्य के 2 अन्य मंत्री, अब 2 अन्य मंत्री कौन होंगे ये मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि कौन मंत्री को जो है इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल। अब देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में बात करेंगे तो 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल, सॉरी 4, ठीक है, इसमें 4 था। कौन कौन तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो जिस क्षेत्र में जो है जो क्षेत्रीय परिषद है अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है तो उसका प्रशासक या उपराज्यपाल जो है उस क्षेत्रीय परिषद का क्या होगा सदस्य होगा। जैसे अगर नॉर्थ, मान लीजिए ये नॉर्थ वाला है, ठीक है, तो नॉर्थ में दिल्ली के उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री भी होता है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं है
तब जैसे बात करते हैं आपको यहाँ क्या लद्दाख का, तो लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो लद्दाख मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो क्या होंगे, उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल जो है उत्तरी जो नॉर्थ वाला जो है नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद का जो है वो सदस्य हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष कौन होंगे। तो देखिए उपाध्यक्ष जो होता है सदस्य राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनमें से जो है प्रत्येक चीफ मिनिस्टर एक एक करके जो है 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उसके बाद हो गया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो चारों राज्यों में से जो है बारी बारी से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है 1 वर्ष के लिए इस क्षेत्रीय परिषद के क्या बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। और अध्यक्ष हमेशा कौन बने रहेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री, जैसे अभी मोटा भाई है, मोटा भाई के बाद मान लिया कोई और बन गया तो वो रहेंगे, यानी जो उस समय वर्किंग रहेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे वही इस परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रीय परिषद के कोई भी क्षेत्रीय परिषद 5 में से किसी की अब हम बात करते हैं तो उनमें कौन कौन से सदस्य होंगे। अध्यक्ष हमेशा कौन रहेंगे, गृह मंत्री। सदस्य में कौन कौन रहेंगे, तो सीएम रहेंगे और उस राज्यों के 2 अन्य मंत्री रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल रहेंगे। और उपाध्यक्ष राज्यों के जो भी सीएम होंगे उनमें से बारी बारी करके 1 वर्ष के लिए जो है उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार होते हैं, क्योंकि देखिए ये तो सदस्य की बात हो गई। अब सदस्य में आप लोग देखें इसमें ज़्यादातर सब अधिकतर कौन था, लीडर था, नेता था। तो आपको पता है कि नेता लोग कितना पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि सलाहकार कमेटी बनाया गया जो इस परिषद को सलाह दे सके बाहर से। तो देखिए सलाहकार परिषद के जो भी सदस्य होंगे वो इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए कि क्षेत्रीय परिषद में वोटिंग चल रहा है, किसी मुद्दा पर वोटिंग चल रहा है, उसमें सलाहकार परिषद के सदस्य भी आ गए, यानी सलाहकार जो बाहर से आए क्षेत्रीय परिषद के जो सलाहकार हैं वो आए, तो वो आए तो अपना विचार देंगे लेकिन वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है सो देखिए। तो नीति आयोग के कोई भी एक सदस्य, यानी नीति आयोग द्वारा मनोनीत कोई भी एक सदस्य होगा, यानी नीति आयोग जिस व्यक्ति को नॉमिनेट कर देगा कि आप जाइए उस क्षेत्रीय परिषद में हमारी बात को रखिएगा और उस क्षेत्रीय परिषद को सलाह दीजिएगा किसी मुद्दा पर, ठीक है। तो वो सिर्फ सलाह देंगे, आकर वोटिंग नहीं करेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं कि प्रत्येक सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव। तो देखिए प्रत्येक राज्य में होता है एक मुख्य सचिव होता है, सभी राज्य का अपना अपना मुख्य सचिव होता है। तो मुख्य सचिव जो है आईएएस अधिकारी होता है, बहुत पुराना आईएएस अधिकारी होता है, बहुत ही नॉलेज होता है उनके पास। तो होता क्या है कि मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए कह सकते हैं कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने राज्य के बारे में जो हित के बारे में सोचने के लिए या बोलने के लिए मुख्य सचिव की जो है उसमें सलाहकार की भूमिका दी जाती है ताकि जो है अच्छे डिसीजन जो है ले सके, ठीक है। तो ये हो गया सलाहकार समिति। एक होता है कि प्रत्येक सदस्य राज्यों के विकास आयुक्त, जो डेवलपमेंट का जो अधिकारी होता है विकास आयुक्त, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो 3 लोगों को जो है सलाहकार समिति में शामिल किया जाता है। एक नीति आयोग द्वारा नॉमिनेट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, प्रत्येक सदस्य राज्यों का मुख्य सचिव और विकास आयुक्त, ये 3 जो है क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार कमेटी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी तक हम जितना क्षेत्रीय परिषद पढ़े हैं उसमें से किसी भी क्षेत्रीय परिषद में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। क्यों नहीं शामिल किया गया, तो इसका बहुत बड़ा मतलब एक तरह से मुद्दा कह सकते हैं कि आपको हम यहाँ पर फोटो लगाए हैं तो आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार इधर है। हम पहले ही बता चुके हैं कि क्षेत्रीय परिषद का गठन इसीलिए किया गया था ताकि एक राज्य को दूसरे राज्य से विवाद नहीं हो या किसी मुद्दा पर मतभेद नहीं हो। अगर हो भी गया तो उसको सॉल्व करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। लेकिन आप दूर दूर तक देखिएगा लक्षद्वीप के आसपास कोई राज्य है ही नहीं, अंडमान निकोबार के आसपास कोई राज्य है ही नहीं, तो इसको झगड़ा किससे होगा, किसी से नहीं होगा। इसलिए जो है इसको किसी भी काउंसिल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसको जो है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, क्योंकि यहाँ से नज़दीक आता है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो है यहाँ से नज़दीक आ रहा है, इसलिए जो है एक मतलब गेस्ट की तरह आमंत्रित सदस्य के तौर पर जो है इसको बुलाया जाता है। जब भी कभी भी बैठक होती है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की, उसमें जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जो है वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है कि आइए और इस क्षेत्रीय परिषद में आप एक आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होइए, ठीक है। तो ये शामिल होता है, लेकिन इसको किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार जो है किस क्षेत्रीय परिषद में उसको शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, वही लगा के आइएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं। अभी हम देखें क्या कि जो 5 क्षेत्रीय परिषद था उसका सदस्य कौन कौन होगा, तो आप लोग देख लिए। उसका सदस्य जो है गृह मंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री होता है, और राज्यों के अन्य 2 मंत्री होता है, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश होगा उसका राज्यपाल उपराज्यपाल या प्रशासक बोल सकते हैं, वो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है इसका गठन हुआ था 1971 में, तो इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया था। देखिए समय समय पर जब सरकार बदलती है तो क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सदस्य होंगे, किस प्रकार से इसका मतलब बैठक होगा, ये सब सरकार के द्वारा समय समय पर डिसाइड किया जाता है। तो करंट अफेयर्स में जो है आपको ये शामिल हो जाएगा और वहाँ से अपडेट रहिएगा, ठीक है। तो सरकार के अकॉर्डिंग जो है ये सब बदलते रहता है। तो देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सदस्य होंगे, तो सबसे पहले गृह मंत्री ये अध्यक्ष होंगे। ये तो फिक्स हो गया कि 6 क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो गृह मंत्री होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ये इसका उपाध्यक्ष होते हैं। देखिए जो 5 क्षेत्रीय परिषद है उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो जो उसके मेंबर सदस्य में से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है प्रत्येक वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए जो है बनता था और रोटेट होता था। जितना मान लीजिए पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें 4 राज्य था, तो चारों राज्य में से एक राज्य जो है 1 वर्ष के लिए बनेगा, फिर दूसरा 1 वर्ष के लिए बनेगा, फिर तीसरा बनेगा 1 वर्ष के लिए। इसी प्रकार से ये रोटेशन चलते रहता है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात कुछ और है। क्यों है कुछ और, क्योंकि 2001 में सरकार के द्वारा जो है एक नया विभाग बनाया गया था जिसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, एक नया मंत्रालय का गठन किया गया था 2001 में, ठीक है। और आप जानते हैं कि 2002 में सिक्किम को पूर्वी से उठाकर पूर्वोत्तर में डाल दिया गया था। तो क्या हुआ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री जो होते हैं वही व्यक्ति जो है इस परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में देखेंगे जी किशन रेड्डी, ये इनका फोटो है, आप फोटो के माध्यम से इनको पहचान सकते हैं। जी किशन रेड्डी जो है अभी वर्तमान में देखेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के जो यहाँ पर उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हैं, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सीएम एवं राज्यपाल। अभी हम बात किए हैं कि जो भी 5 क्षेत्रीय परिषद था उसमें राज्यपाल किसी भी राज्य का सदस्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सीएम भी होता है और राज्यपाल भी होता है। ऐसा क्यों किया गया, राज्यपाल को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि सरकार को डर है कि देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जो परिषद है वो भारत से थोड़ा सा दूर है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत से थोड़ा सा क्या है, दूर है। अगर यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देखना चाहते हैं, मैप के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जो परिषद है वो थोड़ा सा भारत से क्या है, दूर है। तो भारत से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर आ गया, तो सरकार को डर रहता है कभी कभी कि ये सब राज्य जो है किसी विदेशी राज्यों से मतलब हाथ न मिला ले, या कह सकते हैं कि किसी विदेशी राज्य के साथ समझौता न कर ले। सरकार को हमेशा डर रहता है, इसलिए सरकार जो अपने लोगों पर विश्वास करती है। और सरकार का लोग कौन होता है, अपना व्यक्ति, तो राज्यपाल, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिल्ली में सरकार है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब कोई यहाँ पर रहते हैं और अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं राज्यपाल के रूप में। तो सरकार भी चाहती है कि हम डायरेक्ट जो है अपने लोगों से बातचीत करते रहें, इसलिए राज्यपाल को पूर्वोत्तर क्षेत्र जो परिषद है उसका सदस्य बनाया गया, ताकि अगर काउंसिल में कोई दिक्कत आता है, परिषद में कोई दिक्कत आता है, तो सरकार जो है राज्यपाल से भी बात कर सकती है। क्योंकि हो सकता है कि मुख्यमंत्री मान लीजिए पलट सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं पलट सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो है केंद्र का आदमी है, ठीक है। अगर वो पलटेगा भी तो उसको हटा के फिर दूसरा को बना दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखा गया, इसलिए जो है कि सीएम के अलावा राज्यपाल को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग देख लिए किस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है, क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों हुआ इसकी चर्चा हम किए, कितना क्षेत्रीय परिषद है, सबका मुख्यालय कहाँ है, एक एक करके हम डिसाइड किए कि कौन क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है। तो आप लोग ये पूरी तरीके से जान लिए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस वीडियो के तहत भाग 1 जो संविधान का था वो समाप्त हो चुका है। पूरी तरीके से हम जो है एक एक करके जो है टॉपिक बाय टॉपिक्स जो है एक एक करके भाग 1 को हम पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो भाग 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 से 4 देख लिए, 5 से 11, ठीक है। तो क्या होगा कि अब हम लोग जो है नागरिकता की बात करेंगे, आगे हम देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अपने आप को जो है एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए
ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। और आप अपने आप को जो है सुरक्षित रखिए और अपने परिवार वालों का जो है ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।